Hey, what's up, guys? Welcome back to the channel. So, we had started a series of lecture on 12th standard economics and chapter number 4 जो है हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था and till now we have covered law of supply. Okay, if you liking the series, please do subscribe my channel. तो करना। So today we will discuss the last part of law of supply, that is exceptions of law. Okay, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। हम लोगों ने लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशंस के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो हमको फंक्शनल रिलेशन बताता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, हम लोगों ने यही डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। देन हमने स्टेटमेंट देखी थी लॉ ऑफ सप्लाई की कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाई एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, यानी कि ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई होता है और कम प्राइस पे कम। सो एक्सेप्शनल केसेस जो है वो इस स्टेटमेंट को वायलेट करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट में जो लिखा है कि ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई और कम प्राइस पे कम सप्लाई होना चाहिए, वो नहीं होता है कुछ केसेस में, और उन्हीं केसेस को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, so these are the exceptional cases on which this law is not applicable. ठीक है, so let's discuss one by one why law is not applicable on these cases. So first of all, the first case is agricultural goods. तो एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर ये लॉ क्यों नहीं अप्लाई हो सकता है ना, वो भी तो एक कमोडिटी है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं अप्लाई हो सकता है। So let's try to understand. The supply of agricultural good is depend on favorable weather condition or a weather condition we can see. ठीक है, अगर वेदर कंडीशन अच्छा है तो एग्रीकल्चरल गुड्स का प्रोडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन वेदर कंडीशन तो फार्मर्स के हाथ में है नहीं, या किसी ह्यूमन के हाथ में तो है नहीं। ठीक है, कि नल चालू कर दिया और बारिश जो है वो चालू हो जाए। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सो वेदर कंडीशन इज नॉट इन द हैंड ऑफ, टू कंट्रोल द वेदर कंडीशन इज नॉट इन द हैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो सिंस वेदर कंडीशन इज अनसर्टन, कभी बहुत ज़्यादा फेवरेबल भी हो सकता है, कभी बहुत अनफेवरेबल भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट होता है तो प्रोडक्शन भी चेंज होता रहेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे ठंडी के मौसम में आपूस आम खाने हैं, तो आप कहाँ से ला के दोगे? इज इट पॉसिबल? नहीं, बिकॉज उसके लिए एक पर्टिकुलर सीजन होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर वेदर कंडीशन होता है, तभी वो मैंगोज बनते हैं। इजंट इट? इसका मतलब अगर एग्रीकल्चरल गुड्स का प्राइस जो है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा भी मिल रहा है, तब भी उसका सप्लाई जो है वो बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, उसका सप्लाई बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन वेदर कंडीशन पे डिपेंड है। मार्केट का प्राइस कितना भी हो, कितना भी ज़्यादा हो, बट सप्लाई नहीं बढ़ सकता है, जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ लॉ देखा है ना कि हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाई, बट यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। इसीलिए क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स का प्रोडक्शन वेदर कंडीशन पे डिपेंड है, जो हमारे हाथ में नहीं है। तो उसका एग्रीकल्चर गुड्स का प्राइस कितना भी ज़्यादा हो, उसका सप्लाई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, इसीलिए एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वन इज अर्जेंट नीड ऑफ कैश। एक प्रोड्यूसर है जिसको पैसों की बहुत ज़रूरत है। नॉर्मली तो प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस जब ज़्यादा मिलेगा उसको, तभी वो ज़्यादा यूनिट जो है वो सप्लाई करता है। इजंट इट? कोई भी एक नॉर्मल प्रोड्यूसर ज़्यादा यूनिट सप्लाई करता है जब प्राइस ज़्यादा मिलता है, और कम यूनिट सप्लाई करता है जब कम प्राइस मिलता है। लेकिन एक ऐसा प्रोड्यूसर है जिसको पैसों की बहुत ज़रूरत है। अब अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो क्या कर सकता है? वो कम प्राइस में भी ज़्यादा सप्लाई करेगा।
जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, इजंट इट? हमारा स्टेटमेंट ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर प्राइस कम हो गया तो सप्लाई कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज प्रोड्यूसर इज इन नीड ऑफ कैश, सो ही विल सप्लाई मोर क्वांटिटी इवन एट अ लोअर मार्केट प्राइस। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स जिनको पैसों की ज़रूरत है, उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। देन थर्ड केस, दैट इज perishable goods, ठीक है, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एनी अदर perishable items, है ना, विच गेट स्पॉइल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, विच कैन नॉट बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग, है ना, ऐसे सारे गुड्स जिसको आप संभाल कर नहीं रख सकते, उन गुड्स के ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है। सर कैसे नहीं हो सकता है? सी, गुड्स का प्राइस अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका सप्लाई भी ज़्यादा होता है, बराबर। लेकिन मान लो कि प्राइस तो ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई करने के लिए आपके पास बेस तो होना चाहिए, बेस इन द सेंस आपके पास स्टॉक तो होना चाहिए, है ना। स्टॉक इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में सीखा है, जितना आपके पास स्टॉक रहेगा गुड्स का, उसी में से निकाल के तो आप मार्केट में सप्लाई करोगे, है ना। स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई, स्टॉक रहेगा तभी सप्लाई होगा। लेकिन पेरिशेबल गुड्स का स्टॉक कैसे करें? इज इट पॉसिबल टू प्रिजर्व पेरिशेबल गुड्स फॉर अ लॉन्ग? नो सर, वी कैन नॉट प्रिजर्व वेजिटेबल्स फॉर अ ईयर्स, है ना। एक साल भर के लिए पेरिशेबल गुड्स को थोड़ी संभाल के रख सकते, खराब हो जाएगा, है ना। इसीलिए पेरिशेबल गुड्स का जो है वो स्टॉक पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसका सप्लाई भी इंक्रीज नहीं होता है, चाहे मार्केट में प्राइस ज़्यादा भी क्यों ना हो, इजंट इट? आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि पेरिशेबल गुड्स के ऊपर ये लॉ अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पेरिशेबल गुड्स का सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका स्टॉक नहीं अवेलेबल होता है। स्टॉक क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पेरिशेबल है, स्टॉक करके रखोगे तो खराब हो जाएगा, इसीलिए पेरिशेबल गुड्स पे ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज रेयर गुड्स, ठीक है। रेयर गुड्स लाइक वी कैन से पेंटिंग, रेयर आर्टिकल्स, कॉइन्स, फर्नीचर्स और एनी अदर रेयर आइटम, है ना, जो मार्केट में अब अवेलेबल नहीं रहा, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा जो पुराने कॉइन्स है ना, 100 ईयर्स या 80 ईयर्स या 150 ईयर्स पुराने जो कॉइन्स है, वो उसकी वैल्यू आज मार्केट में करोड्स में चल रही है। अगर आप 25 पैसे का भी अगर कॉइन की बात करो, मार्केट में 25 पैसे का जो कॉइन है, वो कॉइन का रेट भी अभी 10,000 15,000 रुपये चलता है। आपके पास अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप जो है उसको एज अ रेयर आइटम बनाकर किसी शॉप में जाकर बेच सकते हो जो एंटिक्स खरीदते हैं, ठीक है। सो जो रेयर हो चुकी है चीज़, मतलब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो अब क्योंकि वो प्रोडक्ट रेयर हो चुका है, तो उसका प्राइस कितना भी ज़्यादा हो जाए, उसका सप्लाई ज़्यादा होगा क्या? उसका सप्लाई इंक्रीज होने वाला है क्या? क्योंकि वो रेयर हो चुका है, वो अवेलेबल ही नहीं है ना। मार्केट में सप्लाई कैसे बढ़ेगा जब वो अवेलेबल ही नहीं है? लोग प्राइस देने के लिए तैयार है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देने तैयार है, बट क्योंकि वो आइटम अभी रेयर हो चुका है, उसका सप्लाई इंक्रीज नहीं होने वाला है, ठीक है। ये भी हमारे स्टेटमेंट ऑफ लॉ के अगेंस्ट है ना। स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या कहता है कि प्राइस ज़्यादा होने पे सप्लाई बढ़ता है किसी भी गुड्स का, बट रेयर गुड्स का तो नहीं हो रहा है सप्लाई इंक्रीज, इसीलिए रेयर गुड्स के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट इंक्रीज इवन द मार्केट प्राइसेस आर हाई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लेबर सप्लाई। ये पॉइंट थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा कि लेबर सप्लाई क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक वर्कर है, एक लेबरर है, वो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहा है, उसको जो वेज रेट मिलता है, वो वेज रेट है इट इज़ इक्वल टू हिज प्राइस, एंड जो वर्किंग आवर वो दे रहा है, जो टाइम वो पे कर रहा है ना, जितना टाइम वो वहाँ पे स्पेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं T इज इक्वल टू सप्लाई,
ओके, उसका जो वेज रेट है वो प्राइस, और जो वो टाइम दे रहा है वो सप्लाई। एक काम करते हैं हम लोग जो है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को वो इजीली समझ में आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं कि एक लेबर है जो कुछ वेज रेट पे काम कर रहा है, वो वेज जो है वो इक्वल है उसके प्राइस के। ओके, एंड वो जो टाइम स्पेंड कर रहा है जिसको हम लोग वर्किंग आवर बोलते हैं, वर्किंग आवर, ठीक है, वो वर्किंग आवर जो है इट इज इक्वल टू हिज सप्लाई। ठीक है, वेजेस इज इक्वल टू प्राइस एंड वर्किंग आवर इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, एक लेबरर 8 आवर्स काम कर रहा है, मान लो कि एक लेबरर है वो 8 आवर्स काम कर रहा है, 8 आवर्स काम कर रहा है, और उसके लिए उसको रिटर्न में लेट्स एज्यूम कि 10,000 उसको वेजेस मिलता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ, वो 8 आवर्स दे रहा है फिलहाल। ठीक है, उसको 10,000 रुपीज़ वेज मिल रहा है, 8 आवर्स वो टाइम दे रहा है। अगर कल प्रोड्यूसर जो है उसको बोले कि हम आपको 10 की जगह 15,000 देते हैं, आप 8 की जगह 10 आवर्स हमको दो, क्या करेगा वो? यस, ही विल एक्सेप्ट, बोलेगा ठीक है मैं एडिशनल 2 आवर्स देने के लिए रेडी हूँ। यानी कि प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि वेज रेट बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, यानी कि वर्किंग आवर वो बढ़ा रहा है, इनिशियली बढ़ाएगा वो। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद प्रोड्यूसर उसको बोले कि हम आपको 25,000 देते हैं, आप जो है हमारे पास 16 आवर्स काम करो। अब ऐसे केस में, इस केस में वर्कर जो है वो क्या करेगा? वो बोलेगा नहीं, मुझे 8 आवर्स इनफ है, मैं 8 आवर्स ही काम करने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि एक पॉइंट के बाद प्राइस तो बढ़ेगा लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ने वाला है, इजंट इट? जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या कहता है कि जब भी प्राइस बढ़ता जाएगा सप्लाई भी जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन लेबर सप्लाई के केस में ऐसा है कि एक पॉइंट के बाद सप्लाई रुक जाएगा और सिर्फ प्राइस बढ़ता जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, यहाँ पर आप एग्जाम्पल अगर देखो तो लेबर सप्लाई के केस में जो सप्लाई कर्व है वो इनिशियली बढ़ता है, देखो यहाँ से ये शिफ्ट हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो बैकवर्ड हो जाता है सप्लाई कर्व। क्योंकि देखो इनिशियली लेट्स एज्यूम कि ये उसका वेज रेट था और इतना वर्किंग आवर वो दे रहा था, है ना, 100 रुपीज़ के लिए वो 5 आवर्स दे रहा था। अगर उसको 200 मिले तो वो एडिशनल आवर भी दे सकता है, ठीक है, 7 आवर्स। लेकिन अगर उसको 300 ऑफर करेंगे तो वो क्या बोलेगा, मैं 7 आवर्स नहीं, मैं अब सिर्फ 6 आवर्स देने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब उसने अपने वर्किंग आवर्स को कम कर दिया, जबकि बढ़ना चाहिए था लेकिन यहाँ पे उसने कम कर दिया। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड बेंडिंग। ठीक है, बिकॉज उसको लेजर टाइम मिलेगा थोड़ा अपने आप के लिए। ओके, सो दैट इज वाई लेबर सप्लाई के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद लेबर जो है दे विल प्रेफर टू रिमेन फ्री फ्रॉम देयर वर्क। So even the prices are increasing, he will not increase his supply, that is working hour. Working hour को बढ़ाने वाला नहीं है, इसीलिए लेबर सप्लाई पे ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद द एक्सेप्शनल केसेस। सारे केसेस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो हियर वी आर कंप्लीटेड द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, in the next video we will start a new topic from chapter number 5. Okay, if you like this video please do subscribe my channel.